दोस्तों, डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, अपन चौहानों का इतिहास पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में अपन पृथ्वीराज थर्ड की बात कर रहे थे। कंप्लीट नहीं की थी पृथ्वीराज थर्ड को, हालांकि 2 दिन से क्लासेज नहीं आ पा रही थी भाई, कुछ ऐसे इश्यूज हो गए थे। एक दिन तो नेट का एग्जाम था तो उस वजह से क्लास नहीं आ पाई थी, और एक दिन भाई तबीयत भी खराब हो गई थी, उस वजह से क्लास नहीं आ पाई थी। तो आज अपन कंटिन्यू करते हैं क्लास में, पृथ्वीराज थर्ड के बारे में पढ़ते आगे, क्योंकि पृथ्वीराज थर्ड का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। पृथ्वीराज थर्ड का जो टाइम पीरियड 1177 से 1192 तक माना गया। इन्होंने स्टार्टिंग में अपने चाचा जो थे अपर गांगे और जो नागार्जुन, उनके विद्रोह को दबाया था। ठीक है, इनकी जो संरक्षिका थी, इनकी माता कर्पूरी देवी थी। इन्होंने यानी एक युद्ध हुआ था, तुमुल महोबा का युद्ध। ठीक है, तो उसमें परमार्दी चंदेल को हराया था। देखिए, फिर इसके बाद में जो गढ़वाल और चौहानों का जो विवाद था वो भी चला था भाई। तो देखिए, उसमें जो जयचंद गढ़वाल थे भाई गढ़वालों की तरफ से, और इधर से पृथ्वीराज थर्ड थे। लेकिन जयचंद गढ़वाल की जो बेटी संयोगिता का जो समय रचाया जा रहा था, उस समय भारत के सभी राजाओं को बुलाया गया था जयचंद गढ़वाल के द्वारा, लेकिन पृथ्वीराज थर्ड को इनवाइट नहीं किया गया था। प्लानिंग के अकॉर्डिंग पृथ्वीराज थर्ड संयोगिता को लेकर जाता है वहां से, स्वयंवर के दौरान वहां से उठा कर ले जाता है और खुद विवाह कर लेता है। इस प्रकार भाई चौहान और गढ़वालों का भी जो विवाद हुआ था। अब आज बात करेंगे तराइन के जो दो युद्ध हुए थे 1191 और 1192 में, उनकी बात करेंगे अपन। देखिए, मोहम्मद गोरी गौर प्रांत का था, अफगानिस्तान में गजनी का राजा था। ठीक है, गौर प्रांत का था। ठीक है, देखिए डबल मात्रा नहीं आती भाई, गौरी नहीं होता है, गौर होता है। गौर प्रांत का था, इसलिए मोहम्मद गोरी कहा गया है मोहम्मद गोरी को। देखिए, ये 1178 के आसपास भारत पर आक्रमण करना शुरू कर देता है। ठीक है, सर्वप्रथम 1178 के आसपास आक्रमण करता है। शुरुआत में गुजरात की तरफ से आक्रमण करता है। ठीक है, गुजरात में उस समय राजा था भीम सेकंड। ठीक है, भीम सेकंड बचपन में था राजा, तो उसकी संरक्षिका थी उसकी माता नायिका देवी। लेकिन नायिका देवी ने ये 1178 में आक्रमण करता है मोहम्मद गोरी गुजरात की तरफ से। भीम सिंह सेकंड की माता थी नायिका देवी, तो बचपन में जो भीम सिंह सेकंड तो सामना कर नहीं पाता, नायिका देवी मोहम्मद गोरी का सामना करती है। ना केवल सामना करती है बल्कि भगाती है, हराती है इसको। तो मोहम्मद गोरी वापस अफगानिस्तान भाग जाता है। मोहम्मद गोरी को लगता है अपन यहाँ इधर से आक्रमण नहीं कर सकते, भारत को नहीं जीत सकते। वापस धीरे धीरे देखिए 1178 में जब ये शुरुआत कर देता है, फिर ये 1186 के आसपास वापस तैयारियां करता है। ठीक है, तो भारत के यानी पंजाब के यानी पाकिस्तान के पंजाब को जीतता है, और बाद में भारत के पंजाब को जीतने की कोशिश करता है। देखिए, भारत के पंजाब को जीतने में वहां पर एक स्थान पड़ता है भाई तबरहिंद। तबरहिंद को वर्तमान में बठिंडा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ठीक है, जो भारत के पंजाब में तबरहिंद नामक स्थान पड़ता था, उसको वर्तमान में बठिंडा के नाम से जाना जाता है। देखिए, शुरुआत में ये तबरहिंद पर आक्रमण करता है। ठीक है, अब ये जो तबरहिंद वर्तमान में बठिंडा के नाम से जाना जाता है, इस पर कब्जा भी कर लेता है, अधिकार कर लेता है मोहम्मद गोरी। पृथ्वीराज थर्ड को लगता है कि भाई मेरी सीमा है यहाँ पे। ठीक है, तबरहिंद मेरी सीमा में या मेरे क्षेत्राधिकार में है। तो ये पृथ्वीराज थर्ड अपनी सेना लेकर जाता है, मोहम्मद गोरी से युद्ध करता है। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध। देखिए, जो ये तराइन जगह पड़ती है हरियाणा में जगह पड़ती है, करनाल जिला लगता है इसके। ठीक है, थोड़ा ध्यान रख लेना, इसी स्थान पर होता है ये तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध भी इसी स्थान पर होता है, करनाल हरियाणा में। देखिए, यहां से जो पृथ्वीराज थर्ड मोहम्मद गोरी को हराता है। पृथ्वीराज थर्ड के जो सेनापति थे भाई, एक तो दिल्ली का गोविंदराज तोमर था और एक चामुंडराय था। ठीक है, यहाँ पे मिटा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। सेनापति ये पृथ्वीराज के थे भाई,
और एक दिल्ली का गोविंदराज तोमर था। तोमर राजा था गोविंदराज। तो गोविंदराज ने ये ठीक है पृथ्वीराज जो मोहम्मद गोरी घोरा था, मोहम्मद गोरी भाग रहा होता हार कर। फाइनली गोविंदराज ने घायल करे किया था मोहम्मद गोरी को, घायल करके पकड़ भी लिया था गोविंदराज ने। यानी मोहम्मद गोरी को पकड़ के भाई पृथ्वीराज थर्ड के कैंप में ले आए या डेरे में ले आए और बोलते हैं पकड़ के भाई अब तेरे साथ क्या किया जाए। पृथ्वीराज थर्ड पहुंचा भी क्या किया जाए, तेरे साथ मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, उस प्रकार से बातें करता है। मोहम्मद गोरी बोलता है हे राजा, जिस प्रकार से एक राजा द्वारा अपने दुश्मन के साथ किया जाना चाहिए वो सलूक किया जाए मेरे साथ भी। ठीक है, जो मोहम्मद गोरी गिड़गिड़ा रहा था, माफी मांग रहा था। पृथ्वीराज थर्ड को लगता है कि भाई सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में एक रिवाज चलता है कि भाई दुश्मन द्वारा माफी मांगने पर छोड़ दिया जाना चाहिए। तो पृथ्वीराज थर्ड को लगता है कि भाई इसको छोड़ दिया जाना चाहिए, अब नहीं करेगा। तो जो पृथ्वीराज थर्ड की जो सेनापति थी वो ऑब्जेक्शन भी करते हुए भाई आप गलत कर रहे हो, छोड़कर इसे, जो ये अपने रिवाज चलता है भाई दुश्मन द्वारा माफी मांगने पर छोड़ दिया जाना चाहिए, वो अपने धर्म का हो तब ही ठीक रहता है, ये दूसरे धर्म का है, ये इस एहसान को नहीं मानेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी पर ये और सेनापति कहते हैं पृथ्वीराज थर्ड को कि ये वापस आक्रमण करेगा, वापस युद्ध करना पड़ेगा। तो पृथ्वीराज थर्ड को लगता है कि भाई अगर ये आक्रमण करेगा तो वापस अपन भी युद्ध कर लेंगे, अपनी तलवारों की जंग थोड़ी लगी है। सेनापति कहते हैं चलो आपका ये डिसीजन है तो छोड़ दो, हम भी आपके साथ युद्ध कर लेंगे, तैयार है, छोड़ देते हैं। पृथ्वीराज थर्ड मोहम्मद गोरी वापस अफगानिस्तान जाता है। अफगानिस्तान जाकर देखिए कहा जाता है कि वे अपने घर भी नहीं गया था, अपने बीवी बच्चों को भी नहीं देखा था, वापस युद्ध की तैयारी करता है, इस अपमान का बदला लेने के लिए तैयारी करता है वापस। 1 साल का टाइम मिल जाता है इसको, वापस तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 में। ठीक है, अब 1192 में बात करें, देखिए सेनापतियों की बात कर लिए। चामुंडराय सेनापति था, दिल्ली का गोविंदराज तोमर मोहम्मद गोरी को घायल करता है और पकड़ता है। ठीक है, फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं, देखिए जो बठिंडा में जो यहाँ भी अधिकार कर लिया था मोहम्मद गोरी, यहाँ पर एक इसके जो प्रशासक बनाया था हमें तबरिंद पे, एक जियाउद्दीन, काजी जियाउद्दीन नाम से एक प्रशासक बना दिया था, थोड़ा ध्यान रख लेना। यहाँ पे अधिकार कर लिया था, उसके बाद ही तो पृथ्वीराज थर्ड भाई वापस अपनी सेना लेकर जाता है, युद्ध करता है। जब युद्ध से पहले प्रशासक बना दिया था काजी जियाउद्दीन को, मोहम्मद गोरी प्रशासक बनाया था, थोड़ा ये नोट कर लेना, ध्यान रख लेना। ठीक है, अब जो तराइन के द्वितीय युद्ध की बात करते हैं अपन। ठीक है, देखिए अब जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था उसमें जब मोहम्मद गोरी 1 साल में अच्छे से तैयारी कर लिया युद्ध की, वापस युद्ध करने के लिए आता है, उधर वापस था बरिंद परी। ठीक है, जो करनाल में ही युद्ध हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध भी पृथ्वीराज थर्ड और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। पृथ्वीराज जो मोहम्मद गोरी एक दूत भेजता है पृथ्वीराज थर्ड के पास, वो दूत आकर भेजता है कि भाई मोहम्मद गोरी ने पैगाम भिजवाया है कि आप इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो या आपको फिर मार दिया जाएगा या युद्ध किया जाएगा आपके साथ, या तो इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो। पृथ्वीराज थर्ड कहता है भाई आप यानी दूत हो और दूत के साथ गलत नहीं कर सकते, हिंदू संस्कृति में रिवाज है, तो आप जा सकते हो वापस, आपके साथ कुछ नहीं किया जाएगा। हालांकि मोहम्मद गोरी पे जाके बोल देना जहाँ पे है वहीं से वापस चले जा, वरना नष्ट कर दिया जाएगा। पिछली बार जैसे हराए थे अब की बार मार दिया जाएगा। ठीक है, अब की बार बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाएगा। दूत जाता है वापस, उधर से मोहम्मद गोरी आता है युद्ध करने के लिए, इधर से पृथ्वीराज थर्ड भी युद्ध करने के लिए तैयार अपनी सेना लेके जाता है। ठीक है, युद्ध होता है। देखिए कि कुछ तो भाई चिटिंग हुई थी इस युद्ध में, जो तराइन के द्वितीय विश्व युद्ध विश्व युद्ध नहीं था, तराइन के द्वितीय युद्ध में भाई चिटिंग हुई थी थोड़ी बहुत। तो अब युद्ध होता है। ठीक है, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज थर्ड के बीच में, जो सिरसा के पास से पृथ्वीराज को भाई गिरफ्तार भी कर लिया गया, इसमें जो पृथ्वीराज थोड़ा हारा था। देखिए मोहम्मद गोरी एक और दूत भेजता है वापस कि मेरे से गलती हो गई, मैं युद्ध नहीं करना चाहता आपसे, मैं पिछली बार हार के गया था। तो उसके बाद मेरे बड़े भैया वहां पे राजा थे गजनी के, मैं राजा नहीं हूँ, वो मेरे ऊपर गुस्सा हो रखे भाई मैं हार के गया हूँ वापस। तो उस समय भाई गयासुद्दीन ऐसे को राजा था भाई, बड़े भैया गयासुद्दीन राजा है वहाँ के, तो मैं उनके डर से वहाँ पे नहीं जा सकता,
मेरे को यहाँ पे थोड़े दिन रह लेने दो, मैं कुछ ही नहीं करूंगा, ठीक है। इस प्रकार से पृथ्वीराज थर्ड को गलत विश्वास दिलाता है। पृथ्वीराज थर्ड इसकी बातों में आ जाता है और मान जाता है भाई ये युद्ध वगैरह कुछ ही नहीं करेगा, भला आदमी, यहाँ पे रहने दो, ठीक है। एक साइड मोहम्मद गौरी की जो सेना डेरे डाल के रखती, एक साइड पृथ्वीराज थर्ड की सेना डेरे डाल के रखती है, ठीक है। तो पृथ्वीराज थर्ड भी विश्वास में आ गया और जो सेना भी धीरे धीरे कम करने लग गया यहाँ पे डेरे डाल के। हालांकि बिल्कुल सेना को नहीं हटाएगा, सेना रहती है इधर, उधर मोहम्मद गौरी की सेना रहती है। अभी सेना को हटाया नहीं था, हालांकि कम कर दिया था, क्योंकि इधर जो अपन बात कर रहे थे चंदेलों से विवाद चल रहा था, ठीक है, गढ़ वालों से विवाद चल रहा था, चालुक्य से विवाद चल रहा था, तो उन पर भी थोड़ा ध्यान लगाना होता है, ठीक है। तो पृथ्वीराज थर्ड थोड़ी थोड़ी सेनाओं को, सेनापतियों के नेतृत्व में वहां पर भेज दिया था, भाई आप और राज्यों का भी ध्यान रखो। तो इस प्रकार से सेना हालांकि कम कर दिया था। उधर मोहम्मद गौरी प्लानिंग तैयार कर रहा था, विश्वास तो दिला दिया पृथ्वीराज थर्ड को, लेकिन वो प्लानिंग थोड़ी अच्छी ही कर रहा था, ठीक है। भाई सुबह शाम आता आके यानी राम राम शाम शाम करके चले जाए, ठीक है, लेकिन प्लानिंग अच्छे से चल रही थी। एक नाइट को क्या करता है मोहम्मद गौरी, बड़ी सी आग यानी आग जलाता है, भाई आज यानी सर्दियों के दिन थे, भाई आग जला के भाई ताप रहे होंगे यानी सैनिक, तो भाई आग जलती दिखेगी पृथ्वीराज थर्ड को लगेगा कि भाई वहां पर मोहम्मद गौरी की जो सेनापति यानी सेना है जो ताप रही होगी, ठीक है, सर्दी में आग जला ली। अब देखिए यहाँ पे बड़ी सी आग जलाए तो इधर वालों को लगे, पृथ्वीराज थर्ड वालों को भाई उधर यानी आग सेक रहे, लेकिन मोहम्मद गौरी साइड से आके आक्रमण करता है, ठीक है। आधी रात के बाद में आक्रमण करता है पृथ्वीराज थर्ड पर, पृथ्वीराज थर्ड की जो सेना पर। देखिए आधी रात के बाद में कुछ तो लेट नाइट को सोए थे पृथ्वीराज थर्ड के जो सेनापति थे, तो सुबह ढंग से उठ भी नहीं पाए थे, ठीक है। जो अपने सुबह को जो क्रम होते वो भी नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो इस प्रकार से मोहम्मद गौरी एक प्रकार से धोखा करता है, विश्वासघात करता है इस युद्ध में। तो एक प्रकार से युद्ध तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन फिर भी भाई त्रायण के द्वितीय युद्ध के रूप में जाना जाता है। तो अपन बात करते हैं इसमें पृथ्वीराज थर्ड आता है, ठीक है। पृथ्वीराज थर्ड आता है, मोहम्मद गौरी ये कुछ लोग कहते हैं भाई पृथ्वीराज थर्ड को वहीं पे मार दिया युद्ध मैदान में, कुछ लोग कहते हैं भाई पृथ्वीराज थर्ड को पकड़कर इधर अजमेर लाया गया वापस और मोहम्मद गौरी के अधीन इसको वापस राजा बनाया गया, ठीक है। लेकिन जब कुछ दिनों बाद में वापस पृथ्वीराज थर्ड मोहम्मद गौरी के खिलाफ आक्रमण करता है, फिर मोहम्मद गौरी के द्वारा मार दिया गया था, ठीक है। मेन बातें तो ये यहाँ तक है। इसके बाद में कुछ थोड़ी सी और अपने को जानकारी मिलती है, जो ज्यादातर लोग उसी के आधार पर बातें करते हैं। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज थर्ड के सेनापति थे, इनके दरबार में थे, ठीक है। चंद्रबरदाई इनकी पुस्तक है पृथ्वीराज रासो। अब बात करते हैं अपन चंद्रबरदाई या पृथ्वीराज रासो की। देखिए मैं बता दिया आपको, सिरसा के पास पकड़ लिया गया था पृथ्वीराज थर्ड को, ठीक है। ये त्रायण के द्वितीय युद्ध के दौरान सिरसा जगह पड़ती है हरियाणा में, यहाँ पर पकड़ लिया गया था। देखिए हसन निजामी की एक पुस्तक है ताजुल मासिर, उसके अकॉर्डिंग जो पृथ्वीराज थर्ड मोहम्मद गौरी के दिन जो शासन किया था, ठीक है। इस पुस्तक में उल्लेख किया गया हसन निजामी के द्वारा कि मोहम्मद गौरी के अधीन पृथ्वीराज थर्ड जो अधीन यानी शासन किया था, ठीक है। चंद्रबरदाई की बात करते हैं अपन पृथ्वीराज रासो की। देखिए चंद्रबरदाई अपने पृथ्वीराज रासो में कहता है कि भाई पृथ्वीराज थर्ड को मोहम्मद गौरी पकड़ के अफगानिस्तान ले गया अपने साथ, ठीक है, जेल में डाल दिया। चंद्रबरदाई खुद भी पीछे पीछे जाता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज थर्ड के, जेल में जाके पृथ्वीराज थर्ड यानी मोहम्मद गौरी से बात करता है कि आपने हमारे राजा के साथ ऐसा क्यों किया। हमारे राजा ने आपको पकड़ा था त्रायण के प्रथम युद्ध के दौरान, उस समय आपको छोड़ दिया था या माफ कर दिया था, लेकिन आप पकड़ लियो और फिर देखा चंद्रबरदाई ने आंखें भी निकली हुई थी पृथ्वीराज थर्ड की, भाई हमारे राजा की आंखें भी निकाल लियो आप। मोहम्मद गौरी बताता है कि भाई आपकी संस्कृति अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, हमें अब अभी तक तो आंखें निकाली, अब आगे मारेंगे भी हम। तो आपकी संस्कृति कहती है कि भाई दुश्मन द्वारा माफी मांगने पर छोड़ दिया जाता है, लेकिन हमारी संस्कृति यह नहीं कहती, ठीक है। तो
चंद्रबरदाई कहते हैं कि ठीक है, आपकी जो संस्कृति जो कहती है वो करोगे, आप तो पकड़ लियो, ठीक है, जेल में डाल दियो, अब मार भी सकते हो, आप मारोगे आगे। लेकिन इस बंदे की एक कला, ये जो पृथ्वीराज थर्ड के लिए बोलता है चंद्रबरदाई कि भाई ये बंदा है एक कला में स्पेशली यानी निपुण है, अगर उस कला को आप नहीं देखे तो फिर इसका मतलब कुछ नहीं देखे। तो मोहम्मद गौरी पूछता भाई कौन सी कला है, ठीक है। चंद्रबरदाई बताते हैं भाई ये शब्द वेदी बाण चलाना जानता है हमारा राजा। शब्द वेदी बाण का मतलब मोहम्मद गौरी पूछता है कि जिस साइड से आवाज आती है उस साइड तीर चला सकता है, ठीक है भाई। जिस जगह से तीर यानी जिस जगह से आवाज आएगी उस जगह पर सटीक निशाना लगा सकता है। मोहम्मद गौरी को लगा यार ये चूतिया बना रहा है फालतू में, ठीक है। तो भाई बोलता मोहम्मद गौरी यार चंद्रबरदाई जी मैं ही मिला के सुबह सुबह आपको, ठीक है, पागल बनाने के लिए। फिर भी चंद्रबरदाई विश्वास दिलाते हैं कि नहीं हकीकत में निपुण है, आप देख सकते हो। मोहम्मद गौरी हाँ का यस करता है, भाई इस कारनामे को मैं देखना पसंद करूंगा। यानी मैदान में लाया जाता है, तख्ता लगाया जाता है, तख्ते के ऊपर एक घंटी बांधी जाती है, ठीक है। एक साइड मोहम्मद गौरी बैठा है उस घंटी पर, और एक साइड पृथ्वीराज थर्ड को खड़ा किया जाता है कि भाई आज यहाँ घंटी बजेगी, उस घंटी पर निशाना लगाना है पृथ्वीराज थर्ड को। एक साइड जो चंद्रबरदाई भी बैठा रहता है, चंद्रबरदाई प्लानिंग बता देता है, जो भी प्लानिंग थी पृथ्वीराज थर्ड की और चंद्रबरदाई की, उससे के अकॉर्डिंग आगे बात करते हैं, अपन भी बात करते हैं। देखिए एक दोहा था, एक दोहा आप सब भी जानते हो, 4 बांस 24 गज, 4 बांस 24 गज, जो अंगुल अष्ट प्रमाण, ठीक है, अंगुल अष्ट प्रमाण ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। मैं लिख देता हूं यहाँ पे। ठीक है, ये इधर वाला मैटर लगा भाई, ये थोड़ा ध्यान रखना। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान की चंद्रबरदाई उसको इशारों इशारों और दोहों के अकॉर्डिंग पृथ्वीराज थर्ड को समझाता है भाई तुझे घंटी पर निशाना नहीं लगाना, इधर सुल्तान बैठा है, 4 बांस यानी 4 बांसों की दूरी, 24 गज की दूरी और 8 अंगुलियों जितनी दूरी पर यानी घंटी से इतनी दूरी पर सुल्तान बैठा है, और उस पर तेरे को सटीक निशाना लगाना है या सुल्तान को यानी मोहम्मद गौरी को मारना है। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान, भाई इधर सुल्तान बैठा है, चौहान चूकना मत, ठीक है। तो इस दोहे के माध्यम से उधर घंटी की आवाज निकाली जाती है, घंटी पर निशाना नहीं लगाता पृथ्वीराज जो चौहान या पृथ्वीराज थर्ड, और मोहम्मद गौरी पर निशाना लगाता है। इस दोहे के माध्यम से मोहम्मद गौरी को मार दिया जाता है, ठीक है। दोनों प्लानिंग तैयार किए थे भाई, अपन एक दूसरे का कटार मारकर अपन भी यानी अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेंगे, अपन यहाँ से बच के निकल तो सकते नहीं है। तो एक फिर मोहम्मद गौरी को मार के एक दूसरे के कटार मार के पृथ्वीराज थर्ड और जो चंद्रबरदाई भी मर जाते हैं, ठीक है। अब अपने को थोड़ा सा ऑब्जेक्शन ये होता है कि भाई अगर चंद्रबरदाई मर जाता है, यहाँ पे मर जाता है पृथ्वीराज थर्ड के साथ में, तो इस जो पृथ्वीराज रासो को कंप्लीट कौन कर रहा है, पृथ्वीराज रासो में बातें किसने लिखी, ठीक है। हालांकि पृथ्वीराज रासो में ऐतिहासिक प्रमाण के आधार पर नहीं माना गया पृथ्वीराज रासो, ये थोड़ी विवादास्पद बुक है पृथ्वीराज रासो, इसके अकॉर्डिंग इतिहास को भी नहीं पढ़ा जाना चाहिए। जैसे पृथ्वीराज चौहान मूवी आई थी, इसी के अकॉर्डिंग बनी हुई मूवी थी वो, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई जो चंद्रबरदाई का एक बेटा था जलहन, ठीक है, जलहन ने पृथ्वीराज रासो को कंप्लीट किया था। तो थोड़ा भाई ये याद रख लेना भाई, ठीक है। चंद्रबरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो, ये थोड़ा ध्यान रख लेना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चंद्रबरदाई की पुस्तक कौन सी, पृथ्वीराज रासो, ठीक है। ये यहां तक बात है। देखिए जो पृथ्वीराज रासो भाई, इसकी पुस्तक 1192 के दौरान की पुस्तक है, और इसका जो अपने को एविडेंस मिला है भाई राज सिंह प्रशस्ति से मिला है। राज सिंह प्रशस्ति जो 1676 पे लगवाई गई है,
देखिए 1192 और 1676 में बहुत फर्क है, ठीक है, टाइम का। तो कुछ बातें गलत हो सकती है। पृथ्वीराज रासो ऐतिहासिक आधार पर ठीक बुक नहीं है, ठीक है, थोड़ा आप देख लेना। तो अब देखिए इसके बारे में बात करें। देखो कुछ जगह अपने को पढ़ने के लिए मिलता है कि 1200, यानी उधर मोहम्मद गोरी को तो पृथ्वीराज थर्ड यहाँ पे मार दिया गया, लेकिन कुछ जगह अपने को मिलता है कि भाई 1206 में खोकर कैंडिडेट द्वारा मोहम्मद गोरी की छुरा मारकर हत्या की गई थी। तो 1206 तो बहुत लेट है, इधर 1192 की बात है, ठीक है। तो यहाँ पर तो पृथ्वीराज थर्ड द्वारा मोहम्मद गोरी मार दिया गया, लेकिन 1206 में खोकर जाति के जो कैंडिडेट के द्वारा पढ़ते हैं कि भाई खोकर जाति के कैंडिडेट द्वारा मोहम्मद गोरी को छुरा मारकर यानी मार दिया गया था। तो थोड़े अलग अलग बात है, लेकिन पृथ्वीराज रासो हालांकि विवादास्पद बुक है। अब इसके बाद में देखिए जो उत्तरायण का प्रथम युद्ध और दूसरा युद्ध की दोनों की बात कर लिया अपन। अब थोड़ी सी पृथ्वीराज जो थर्ड की जो बातें हैं भाई, इसके हार के क्या कारण रहे थे, ठीक है, इसकी भी अपन बातें कर लेते हैं, ठीक है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक बार। चलिए अपन बात करते हैं पृथ्वीराज थर्ड की हार के कारणों की। देखिए अब से पहले अपन ने बात की थी दोनों युद्धों की, उत्तरायण के प्रथम युद्ध और उत्तरायण के द्वितीय युद्ध की। अब इसके बाद में पृथ्वीराज जो द्वितीय युद्ध में हारा था, इसके क्या कारण रहे थे। देखिए अब कारणों की बात करते हैं। पृथ्वीराज चौहान जो उनकी सेना थी, जो मोहम्मद गोरी की सेना के मुकाबले में कम थी, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान की जो सेना थी, पृथ्वीराज चौहान की जो सेना थी वो मोहम्मद गोरी की सेना की तुलना में बहुत कम सेना थी, ठीक है। और इसके ज्यादातर सेनापति यानी पृथ्वीराज चौहान के जो ज्यादातर सेनापति थे वो अन्य युद्धों में व्यस्त थे, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान के जो पड़ोसी राज्यों से विवाद चल रहे थे, इस वजह से पड़ोसी राज्यों ने भी मोहम्मद गोरी के खिलाफ पृथ्वीराज चौहान की सहायता नहीं की थी, ठीक है। जैसे अपन ने बात की थी परमार्दी देव की, वो चंदेल शासक था। चालुक्य से भी इनके जो पृथ्वीराज थर्ड का विवाद चल रहा था, ठीक है। और गहड़ वालों से भी विवाद चल रहा था पृथ्वीराज थर्ड का। तो इस प्रकार से जो पड़ोसी राज्यों के जो शासकों ने भी मोहम्मद गोरी के खिलाफ पृथ्वीराज थर्ड की सहायता नहीं की थी, ठीक है। देखिए चामुंडराई जो पृथ्वीराज थर्ड का जो सेनापति था, उसने उत्तरायण के द्वितीय युद्ध में भाग नहीं लिया था, प्रथम युद्ध में भाग लिया था, अच्छा साथ देता है, पृथ्वीराज थर्ड जीतता है, लेकिन द्वितीय युद्ध में चामुंडराय भाग नहीं लेता है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं कि पृथ्वीराज थर्ड ने मोहम्मद गोरी को यानी नेक्स्ट युद्ध करने के लिए तैयारी का समय दे दिया था, एक प्रकार से अच्छा समय दे दिया था। 1 साल का समय मिल गया था उसको। 1191 में उत्तरायण का प्रथम युद्ध होता है, उसके बाद में 1 साल बाद में उत्तरायण का दूसरा युद्ध होता है। तो 1 साल का समय में अच्छी तैयारी कर लिया था जो मोहम्मद गोरी, ठीक है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। जैसे देखिए अपन मेवाड़ में पढ़े थे, महाराणा सांगा द्वारा जो बयाना का युद्ध लड़ा गया था, उसके बाद में 1 महीने की तैयारी से बाबर खानवा के युद्ध को जीत जाता है। तो यहाँ पर तो 1 साल का समय दे दिया गया था इसको, यानी मोहम्मद गोरी को 1 साल का समय मिल गया था। तो इस प्रकार से इसने अच्छी से तैयारी कर ली, जो मोहम्मद गोरी ने अच्छी सी तैयारी कर ली और उत्तरायण के युद्ध को जीतता है, दूसरे युद्ध को जीता है मोहम्मद गोरी। देखिए मोहम्मद गोरी इस युद्ध में एक अच्छा सेनापति साबित होता है, ठीक है, और अपनी कूटनीति से यानी पृथ्वीराज थर्ड को हराता है। देखिए जब अच्छा सेनापति जो साबित होगा वो भाई अपनी कूटनीतियां भी यूज करेगा, ठीक है। इस प्रकार पृथ्वीराज थर्ड के तुलना में अगर देखा जाए उत्तरायण के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी एक अच्छा सेनापति साबित होता है और अपनी कूटनीति से पृथ्वीराज थर्ड को हराता है मोहम्मद गोरी। देखिए इसके बाद में बात करते हैं भाई मोहम्मद गोरी की जो सेना घोड़ों का प्रयोग कर रही थी और पृथ्वीराज थर्ड की सेना हाथियों का प्रयोग कर रही थी। देखिए अपन जो बयाना वाले और जो खानों वाले युद्ध में बात किए थे, महाराणा सांगा की जो सेना भी हाथियों का प्रयोग कर रही थी। तो भाई बड़े जो जानवर होंगे या बड़े हथियार होंगे उनको यूज करने में ज्यादा शक्ति की आवश्यकता होगी, शारीरिक शक्ति भी ज्यादा होनी चाहिए। तो देखिए घोड़े जल्दी से मूव कर जाते हैं, घोड़े जल्दी से घूम जाते हैं, हाथी भाई राउंड भी बढ़ा लेंगे, तो हाथियों से लड़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, फिजिकली दिक्कत होती है, ठीक है, फिजिकली प्रॉब्लम होती है। तो मोहम्मद गोरी की सेना घोड़ों का प्रयोग कर रही थी और पृथ्वीराज थर्ड की सेना हाथियों का प्रयोग कर रही थी। ये भी एक कारण था। और एक कारण ये भी था
कि भाई चौहानों की जो सेना थी वो भारी हथियारों को प्रयोग कर रही थी, ठीक इस प्रकार जैसे भाले वगैरह यूज कर रही थी, और जो मोहम्मद गोरी की जो सेना थी वो तलवारों या हल्के हथियारों का यूज कर रही थी, ठीक है, जो हल्के हथियार यूज कर रही थी। चौहानों की तुलना में हल्के हथियार थे मोहम्मद गोरी की सेना के, और जो चौहानों को जो हथियार थे वो भारी हथियार थे, ठीक है। ये भी एक कारण में अपन देख सकते हैं हार के कारणों की अपन बात कर ली। अब बात करते तराइन युद्ध का जो महत्व, ठीक है। देखिए पृथ्वीराज चौहान की जब अब महत्व की बात कर रहे हैं, तराइन के जो युद्ध का जो महत्व रहता है, इंपॉर्टेंस रहती है, इसकी बात कर लेते हैं थोड़ी। जो पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद में जो भारत पर विदेशी शासन का सिलसिला शुरू हो जाता है, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान हार जाता है, इसके बाद में भारत पर जो विदेशी शासक होते हैं वो शासन करते हैं, यानी सिलसिला वहां से शुरू हो जाता है, एक प्रकार से विदेशी शासन शुरू हो जाता है भारत पर पृथ्वीराज चौहान की जो हार के बाद में, ठीक है। देखिए 1947 तक चलता रहता है। फिर पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद में जो विदेशी शासन चलता है भारत पर वो लगभग आजादी के समय तक चलता है, 1947 तक। देखिए शुरू में यानी पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी आता तुर्क, उसके बाद में गुलाम आते हैं, फिर उसके बाद में खिलजी आते हैं, खिलजियों के बाद में तुगलक आते हैं, तुगलकों के बाद में सैयद आते हैं, सैयदों के बाद में लोधी आते हैं, ठीक है। फिर लोधियों के बाद में मुगल आते हैं, और मुगलों के बाद में अंग्रेज आते हैं। फिर फाइनली 1947 में भारत आजाद होता है। फिर इसके बाद में विदेशी शासन का एक सिलसिला रुकता है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं अपन जो महत्व की या इंपॉर्टेंस की। राजपूतों की जो उभरती हुई महत्वाकांक्षाएं थी वो पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद में समाप्त हो जाती है, ठीक है। जो महत्वाकांक्षाएं थी इनकी राजपूतों की वो पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद में समाप्त हो जाती है। पृथ्वीराज चौहान के बाद कोई भी ऐसा राजा नहीं था कि भाई जो दिल्ली पर आक्रमण कर सके या दिल्ली पर शासन किया हो। देखिए थोड़ा अगर आपको पता हो तो पृथ्वीराज चौहान के बाद में एक हेमू राजा बना था, लेकिन वो 2-3 दिन के लिए राजा बना था, ठीक है। तो उसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है भाई, बड़ा राजा एक प्रकार से पृथ्वीराज थर्ड को मान सकते हैं अपन। हेमू राजा बना था, लेकिन 2-3 दिन के लिए राजा बना था। इसके बाद में बात करते हैं जो पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद में जो मोहम्मद गोरी के उत्तराधिकारी थे उनके लिए भारत पर जो शासन करना आसान हो गया था, ठीक है। मोहम्मद गोरी के जो उत्तराधिकारी थे उनके लिए पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद में भारत पर शासन करना आसान हो गया था, ठीक है। फिर इसके बाद में बात करते हैं तुर्क शासन की स्थापना के बाद में भारत में जो हिंदू मुस्लिम संस्कृति, ठीक है, भारतीय कला व संस्कृति पर सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम दिखाई देते हैं। देखिए पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद या तुर्क शासन के बाद भारतीय कला और संस्कृति पर सकारात्मक और कुछ नकारात्मक प्रभाव दिखाई देते हैं। अब नकारात्मक और सकारात्मक अपन देख लेते हैं। देखिए सकारात्मक में बात करते हैं अपन। सकारात्मक हिंदू मुस्लिम साझी संस्कृति स्थापित होती है, ठीक है। भारत में हिंदू मुस्लिम साझी संस्कृति स्थापित होती है, जिसके प्रभाव स्थापत्य कला व संगीत पर दिखाई देते हैं, ठीक है। हिंदू जो साझी संस्कृति दिखाई देती है उसके जो प्रभाव अपने को दिखाई देते हैं या मिलते हैं स्थापत्य कला, संगीत और, ठीक है, चित्रकला पर दिखाई देते हैं। देखिए इसके बाद में जो पृथ्वीराज थर्ड की हार के बाद में थोड़ा सा ये हो रहा है कि भक्ति और सूफी आंदोलन शुरू हो गए थे, ठीक है। सूफी और भक्ति आंदोलन शुरू हो गए थे भारत में। ये कुछ सकारात्मक जो प्रभाव थे या परिणाम थे तराइन के युद्ध के। इसके बाद में बात करते हैं नकारात्मक की। देखिए नकारात्मक जो परिणाम थे, मुस्लिम शासकों द्वारा कई मंदिरों और मठों को तोड़ा गया था, ठीक है। मुस्लिम जो शासक थे उनके द्वारा हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, और जो बौद्ध मठ थे उनको तोड़ा गया था। 1200 ईस्वी के लगभग यानी 1200 ईस्वी के बाद में लगभग बौद्ध संस्कृति तो भारत से समाप्ति हो गई थी, ठीक है। तो ये कुछ नकारात्मक परिणाम भी थे भाई, सकारात्मक की भी अपन बात कर ली। इसके बाद में बात करते हैं पृथ्वीराज थर्ड की जो सांस्कृतिक उपलब्धियां थी। देखिए पृथ्वीराज थर्ड ने कला एवं संस्कृति विभाग की स्थापना की थी, ठीक है। आप लिख लें पृथ्वीराज थर्ड ने कला और संस्कृति विभाग की स्थापना की थी, और जो ये विभाग की स्थापना की थी इसका एक मंत्री भी बनाया गया था पद्मनाभ को, ठीक है। पद्मनाभ को कला और संस्कृति विभाग का मंत्री बनाया गया था पृथ्वीराज थर्ड द्वारा। फिर इसके बाद में बात करते हैं दरबारी विद्वानों की। देखिए पृथ्वीराज थर्ड के दरबार में विद्वान था, एक की बात कर लिया पर
चंद बरदाई की, उसकी पुस्तक थी चंद बरदाई की पृथ्वीराज रासो। इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इंपॉर्टेंट दरबारी विद्वान है, इतिहास में कभी भूला नहीं जाएगा, कभी भुलाया भी नहीं गया अभी तक। पृथ्वीराज जो चंद बरदाई को, उनकी पुस्तक पृथ्वीराज रासो। क्वेश्चन बनता है बार बार एग्जाम्स में, थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा के स्टार लगा देते 10 तो याद रखना आप। एक जो दरबारी विद्वान थे जयानक भट्ट, ठीक है, जयानक भट्ट भी एक दरबारी विद्वान थे। पृथ्वीराज विजय जयानक भट्ट की पुस्तक थी, ठीक है, एक दरबारी विद्वान थे जयानक भट्ट, जयानक भट्ट की पुस्तक थी पृथ्वीराज विजय। एक दरबारी विद्वान थे वागीश्वर जनार्दन। ठीक है, वागीश्वर जनार्दन भी विद्वान थे, और एक विद्वान थे विद्यापति गौड़। ठीक है, इनका भी नाम ध्यान रख लेना। चंद बरदाई और जयानक भट्ट का तो भाई लगभग लगभग सभी जानते होंगे, लेकिन इनका भी नाम ध्यान रख लेना, वागीश्वर जनार्दन और विद्यापति गौड़, ये भी दरबारी विद्वान थे। देखिए इनके जो पृथ्वीराज स्थल के कुछ मंत्री भी थे, इनके दरबार में जो मंत्री थे जो इंपॉर्टेंट थे, उनके बारे में अपन स्टार्टिंग में बात कर लेते। अभी मैं मुनि के नाम बता रहा हूँ, जो कैमास और भुवनमल, ठीक है, कैमास और भुवनमल, ठीक है, ये इनके दरबार में मंत्री थे कैमास और भुवनमल, ये भी नाम ध्यान रख लेना। अब पृथ्वीराज चौहान का कुछ मूल्यांकन देख लेते हैं भाई, मूल्यांकन कंक्लूजन एक प्रकार से देख लेते हैं। जैसे 5 नंबर में कुछ मेंस के एग्जाम में पूछ लेते हैं भाई, पृथ्वीराज चौहान का जो मूल्यांकन कीजिए। देखिए इनके ऊपर अपरिपक्व सेनापति होने का आरोप लगाया जाता जो पृथ्वीराज चौहान पर। देखिए तराइन के द्वितीय युद्ध में हारने के बाद में ही इनके ऊपर अपरिपक्व सेनापति होने का आरोप लगाया गया। तो इसको अपन नकार सकते हैं भाई किस प्रकार से। देखिए इस आरोप से अपन मुक्त कर सकते हैं पृथ्वीराज चौहान को, अगर देखा जाए तो। देखिए तराइन के दूसरे युद्ध से पहले पृथ्वीराज थर्ड कभी हारा नहीं था, कभी हार का सामना नहीं किया था, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान तराइन के द्वितीय युद्ध से पहले कभी हार का सामना नहीं किया था, इसलिए उसे अपरिपक्व जो सेनापति नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। लेकिन दुश्मन की भागती हुई सेना और दुश्मन के द्वारा माफी मांगने पर उसको माफ करना या छोड़ना उस समय की जो हिंदू संस्कृति थी उसके आदर्श थे। उन्हीं आदर्शों का जो पालन पृथ्वीराज थर्ड या पृथ्वीराज चौहान कर रहा था, ठीक है। उसने उसको माफ कर दिया था प्रथम युद्ध के बाद में, मोहम्मद गोरी को माफी मांगने पर माफ कर दिया था। और जो उसकी जो सेना भाग रही थी प्रथम युद्ध के दौरान यानी हारने के बाद, तो उसने उसमें भागती हुई सेना पर भी आक्रमण नहीं किया था पृथ्वीराज थर्ड की जो सेना ने, ठीक है। तो उन्हीं आदर्शों का पालन कर रहा था पृथ्वीराज थर्ड। देखिए हालांकि जो द्वितीय युद्ध में हारता है पृथ्वीराज थर्ड, इसके बाद में भारत की गुलामी का रास्ता ओपन हो चुका था, या भारत की गुलामी का रास्ता या मार्ग प्रशस्त हो चुका था, ठीक है। लेकिन मध्यकालीन या मिडाइवल हिस्ट्री या मध्यकालीन इतिहास में उसका महत्व यानी पृथ्वीराज थर्ड के महत्व को अपन इग्नोर नहीं कर सकते या नजरअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान यानी एक तरह इनके द्वितीय युद्ध से पहले कभी हारा नहीं था, तो उसको एक अपरिपक्व सेनापति तो नहीं कर सकते। अभी एक युद्ध में हार गया तो ये थोड़ी ना कि एक युद्ध में हार गया तो गलत हो गया। जैसे कोई क्रिकेटर है, जैसे शतक पे शतक लगाया जा रहा है, 50 लगाया जा रहा है, अच्छे से परफॉर्मेंस कर रहा, और वो एक मैच के अंदर 0 पे आउट हो गया, 1 रन बनाया गया, आउट हो गया, तो कुछ लोगों की जो प्रतिक्रियाएं सामने आते हैं, गालियां देते हैं, उसके घर के सामने पत्थर फेंकते हैं, उस प्रकार नहीं किया जाना चाहिए और एक गलत भी होता है। उसी प्रकार से पृथ्वीराज थर्ड को भी ऐसे ही लोगों ने टारगेट बना लिया था, परिपक्व सेनापति है, इनमेच्योर है, तो इस प्रकार से गलत है भाई। तो अपन ने पृथ्वीराज थर्ड का मूल्यांकन भी कर लिया। अब पृथ्वीराज थर्ड की जो 2 उपाधियां थी उनके बारे में बात कर लेते हैं, और पृथ्वीराज चौहान को या चौहान अजमेर के चौहानों के इतिहास को कंप्लीट करते हैं। देखिए पृथ्वीराज चौहान की 2 उपाधियां थी, एक दलपुंगल और एक रायपितोरा। यहाँ पे लिख देता हूं। देखिए दलपुंगल का मतलब होता है सेनाओं को जीतने वाला, ठीक है, सेनाओं को जीतने वाला। और राय पिथौरा का मतलब होता है, राय का मतलब राजा होता है, पिथौरा यानी दिल्ली में जो जगह पड़ती है, तो पिथौरा का राजा, ठीक है।
पिथौरा का राजा राय पिथौरा दलपुंगल सेनाओं को जीतने वाला। देखिए अपन ने यहाँ तक बात कर ली, पृथ्वीराज थर्ड को कंप्लीट कर लिया, चौहानों यानी अजमेर के चौहानों का इतिहास कंप्लीट कर लिया। तो मुझे आशा है क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।